अस्सलाम वालेकुम सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी तो सब पता ही है असलियत क्या है, कितना ठीक है। खैर, सिर्फ सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता है। मरे हुए वो भी हैं जो उफ न करें, जो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो गलत के साथी हुआ करते हैं। एक के बाद एक सबको बाइज्जत बरी किया जा रहा है या बेल दी जा रही है, लेकिन सफूरा जरगार को अभी तक जेल में रोका गया है। भारत के संविधान में ऐसी कौन सी धारा है जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत को जेल में ठूंस दिया जाए? जो हमारे मित्र वकील हैं वो बताने के कष्ट करें कि आखिर ऐसी कौन सी धारा है जिसके तहत एक प्रेग्नेंट औरत को जेल में रोका जा सकता है। दूसरी बात, चूंकि भारत है, मैं आपको बताऊं कि सभी लोग, हाँ, डॉक्टर कफील को ही देख लीजिए, डॉक्टर कफील को ही देख लीजिए। मसला यह है कि एक NSA लग गया है आजकल भारत में। NSA, मेरी नॉलेज जो कहती है या मैं जितना जानता हूं, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, NSA। मगर ये NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कब लगता है किसी पर? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मीन्स क्या होता है? ये हम आपके एक थप्पड़ मार दें और हमारे ऊपर NSA लग जाए, क्या ये है? हम आपके खिलाफ कुछ बोल दें और हमारे ऊपर NSA लग जाए, क्या ये है? नहीं। तो फिर ये NSA क्या है जिसके ऊपर, देखो, मैंने अभी देखा, बहुत अच्छे से मैं बता देना चाहता हूं सबको, हक हमेशा हक होता है, सच सच होता है। अभी पिछले दिनों, बल्कि कल, आजमगढ़ और जौनपुर शहर जो है, आजमगढ़ और जौनपुर जो मिला हुआ है, वहीं के एक किसी गांव का मामला है। एक लड़की के छेड़छाड़ के मामले में 12 लोगों पर केस दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता चला कि छेड़छाड़ जिन्होंने किया है वो मुसलमान हैं। डरता नहीं हूं किसी के बाप से, सीधा बोल रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह पता चला कि छेड़छाड़ का आरोप जिन पे लगा है वो मुस्लिम हैं, उन सब पर NSA लग गया। चलिए एक्सेप्ट कर लेता हूं, एक लड़की पर छेड़छाड़ हुआ था, मान लेता हूं, चलो 12 के 12 को जेल भेज दो, बहुत अच्छी बात है। डाउट भी है अगर कि किया है तब भी भेज दो। 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी रख दिया, जो मतलब इनाम रख दिया, जुर्माना नहीं, इनाम रख दिया, 25-25 हजार रुपए इनाम रख दिया गया। जो लोग अरेस्ट नहीं हुए थे, घर में नहीं पाए गए, उनके ऊपर 25 हजार रुपए इनाम रख दिया गया। क्रिमिनल थे वो। उससे पहले उनके खिलाफ कितनी FIRs थी जिनके ऊपर 25 हजार रुपए इनाम रख दिया गया है इनको पकड़ने पर। कुर्की करवाओगे एक छेड़छाड़ मामले में? क्योंकि मुसलमान थे इस वजह से यह काम हुआ है। बिल्कुल बखूबी मैं जानता हूं, बिना डर के कहता हूं कि क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह गंदी और नीच हरकत की है, वरना नहीं होती। 1000 बलात्कार इस सरकार बनने के बाद, 1000 बलात्कार हम गिनाएंगे जिनके मुजरिम मुसलमान नहीं हैं और वो बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं या आजादी से घूम रहे हैं, जिन पर अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। बलात्कार पर, और यहां पर छेड़छाड़ है, उसके ऊपर NSA लग गया है क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए।
भाई अगर इतना ही डर है, खौफ है मुसलमानों से, इतना ही डरते हो मुसलमानों से, तो बता दो कि हमें डर लगता है मुसलमानों को देख करके। हक परस्ती, अपने वतन के लिए बोलना, अपने वतन के लिए अपने दिल को धड़कना, अपने वतन के लिए सांसें लेना, इतना ज्यादा खलता है तुम्हें, इतना ज्यादा खलता है तुम्हें। एनएसए लगा दिया जाता है एक लड़की के छेड़छाड़ पे। ये कौन सी धाराएं हैं, कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है, कुछ समझ नहीं आता है आजकल भारत में चल क्या रहा है। कितने ऐसे बलात्कार हैं जिनकी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हजार की तादाद में, कम नहीं है, जिनकी दर्ज ही नहीं हुई है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी दर्ज ही नहीं हुई है साहब, दर्ज ही नहीं हुई है। लड़की जब जाती है और कहती है कि हमारे साथ ऐसी अनहोनी हुई है, तो पुलिस वाले कहते हैं जाओ घर चले जाओ, घर में जाके बैठो। कहते हैं सबूत क्या है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, ये है वो है। टॉर्चर किया जाता है लड़की को, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। यहां भागो वहां भागो, इतना परेशान किया जाता है कि वो जाकर के घर में बैठ जाए, एफआईआर दर्ज ना करवाए। मनोज भाई आज नहीं, बस अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आया था तो बस निकल रहा हूं, फिर कल बात करते हैं अच्छे से। तो सीधी सी एक बात है, आप मुसलमान हैं, किसी भी मामले में अगर मुसलमान का नाम आ गया है तो सारे केस उसके ऊपर डाल दो। जेलों में कितने मुसलमान होंगे? जब भारत में 20% मुसलमान पाए जाते हैं तो जेल में इतनी तादाद में क्यों पाए जा रहे हैं? क्या सबके सब क्रिमिनल है? क्या डॉक्टर कफील क्रिमिनल है? क्या सफूरा जरगार क्रिमिनल है? दरअसल बात यह है कि यहां ना हमारा डर बैठा हुआ है, तुम्हारे हमारा डर बैठा हुआ है, डरते हो, खौफ ज़दा हो हमसे। बात यह है, खौफ ज़दा हो हमसे। एक बात कहेंगे साहब, जो डरते हैं उनके लिए, देखा होगा जब जंगल से निकल करके शेर आ जाता है किसी बस्ती में, तो सबसे पहले फॉरेस्ट विभाग वालों को बुला करके उस शेर को पकड़ाया जाता है और उसे सबसे पहला काम जो होता है वो यही कहता है कि उस शेर को पकड़ करके जल्दी से ले जाओ यहां से, क्योंकि डर है। बस यही कहना चाहता हूं, इतना भी मत डरो हमसे। हम इतने खतरनाक हैं नहीं जितने दिखते हैं, हां, और इतने खतरनाक हैं भी जितने हम दिखते नहीं हैं। हम अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हमसे मतलब नहीं है, हमारे वतन के लोग जो हैं उनके लिए, हमारी इंसानियत के लिए जान दे भी सकते हैं। बाकी समझदार हो। अगर है हिम्मत, एक बात है, बड़ा गुरूर है हम भारतीयों को एक बात पे, बड़ा गुरूर है हम भारतीयों को एक बार पे कि हम भारतीय हैं और अपनी जान निछावर कर देंगे अपने देश के लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके सब, पूरे मैं भारतीयों की बात कर रहा हूं तो इसमें सब आ रहे हैं। सबके सब एक गुरूर में हैं कि साहब हम भारतीय हैं, हम अपने वतन के लिए जान दे देंगे। एक काम करो साहब, खोलो ना, बोलो आज से फ्री ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, कम से कम जिसको भी आर्मी में जाना है आ जाए, क्योंकि हमारे देश को इस टाइम जरूरत है आर्मी की, हमारे देश को इस टाइम जरूरत है सेना की। बुलाओ भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुलवा दो ट्रेनिंग सेंटर और कहो कि जितना जुनून है देश के लिए दिखाओ, यहां आके इस ट्रेनिंग सेंटर में पास करके दिखाओ। ये मेयार तैयार किया गया है, ये पैमाना है आर्मी में आने का, आओ। इस टाइम नेपाल भी हम पर गोलियां चला रहा है, इस टाइम चीन भी घुसा चला आ रहा है, तो आओ। बड़े ताकतवर हो, बड़ा खून उबाल मार रहा है अपने वतन के लिए, कि साहब देश तो बस मेरा ही है, बस दूसरी कास्ट वाले तो गए भाड़ में, बस मैं ही हूं जो हूं। आओ, अभी पता चल जाएगा कितने कितने रंगबाज पैदा हुए हैं इस देश में, अभी पता चल जाएगा कितने रंगबाज पैदा हुए हैं साहब। क्या है ना, जिम जाकर के बॉडी बना लेना एक अलग बात है,
और मां की कोख से पैदा होते ही जिगर लेके पैदा होना एक अलग बात है। बॉडी तो बना सकते हो जाकर के जिम में, लेकिन जिगर नहीं बना सकते हो। इसलिए अपने आप को इस देश का ठेकेदार कहना बंद कर दो, खास करके हिंदू भाइयों। बहुत अच्छे समझा रहा हूं, खास करके हिंदू भाइयों। क्यों? क्योंकि आज तुम जुल्म कर रहे हो। याद रखना, आज तुम जुल्म कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम ले रहा हूं। सीधी सी बात है। देखता हूं मैं, अंधा नहीं हूं। एक हिंदू बहन है, तेजेश्वरी करके ऐसे है, क्या नाम है उसका, वो बहुत ही अच्छे उपदेश देती है। वो बहन बहुत अच्छे उपदेश देती है, मानवता पर, इंसानियत पर देती है, धर्म पे नहीं देती है। दिक्कत यह है कि धर्म पर नहीं देती है, मानवता पर देती है, इंसानियत पर देती है। हिंदू है, मैं फॉलो करता हूं उसे, मैं सुनता हूं उसे। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि उसका फोटो वायरल करने वाले हिंदू हैं, जो उसकी मां बहन को गालियां दे रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। उसका फोटो एडिट करके उसका हिजाब लगा दे रहे हैं, उसके बाद न जाने उसके ऊपर कौन कौन से इल्जाम लगा रहे हैं। उस मुसलमान के साथ रही होगी, उनके साथ रही होगी, उनके साथ रही। लानत से तुम पर यार, अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर सकते तुम। अरे तुम्हारे धर्म की बहन है वो। नमस्कार भाई, तुम्हारे धर्म की बहन है वो। छोड़ दो, मुसलमान होती तो तुम कुछ भी करते, पता है हमको। मुसलमान है तो तुम सब कुछ करोगे, लेकिन भैया वो तो तुम्हारे धर्म की है और धर्मगुरु है वो। तो बहुत सारे उपदेश देते हुए मैंने उसे पाया है। वो आचार्य होते हैं, क्या होते हैं, लेडीज को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कहते हैं वो है। वो तो मैंने देखा है उसके, मैं खुद उसकी बातें सुनता हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो हिंदू है, बात इंसानियत की करती हो। मैं क्यों फर्क डालूं कि वो हिंदू है, मैं नहीं सुन सकता उसको। सुनता हूं, फॉलो करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। रिस्पेक्ट तो इसलिए करता हूं कि वो इंडियन है और बहन है, इसलिए। लेकिन तुम सब लोग गधों, तुम सिर्फ इसलिए उसके रिलेशन जोड़ रहे हो दूसरों से क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसने मुसलमानों को फेवर किया है। राजेश्वरी, बिल्कुल सही कहा आपने, मुसलमानों को फेवर कर रही है, जबकि उसने सिर्फ ये कहा है, किसी ने उससे सवाल किया था कि दूसरे धर्म के लोगों को किस निगाह से देखना चाहिए, तो उसने कह दिया कि दूसरे धर्म का क्या मतलब है, हर इंसान को एक निगाह से देखना चाहिए। वो किसी को मानते हैं, तुम किसी को मानते हो, बात खत्म। जैसे तुम्हारा बाप कोई और है, उनका बाप कोई और है। वो अपने बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, तुम अपने बाप की रिस्पेक्ट कर रहे हो। क्या दिक्कत है इसमें? धर्म की बात कहां से आ गई इसमें? ये क्यों कह रहे हो कि किसी धर्म के लोगों को? वो भी इंसान है, वो तुम भी इंसान हो। इतनी सी बात कह देने पे उसके रिश्ते जोड़ दिया मुसलमानों से। उसको बिकाऊ बता दिया, उसको न जाने किस किस के साथ फोटो जोड़ करके बता दिया कि ये है वो है वो है। मतलब इतनी घटिया घटिया बातें जो हम जानते हैं कि भारत में ही हो सकती हैं, वो सारी चीजें हुई उस बहन के साथ। मुझे दुख है, शर्म है, मुझे शर्म आ रही है कि तुमने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। और मुझे जाहिर सी बात है, जो अपनी बहन को नहीं छोड़ेगा वो हमारी बहन को क्यों छोड़ेगा? तो हम तो होशियार हैं इसके लिए, हम तो होशियार हैं, समझ रहे हो ना? तो होशियार हैं इसके लिए। जो अपनी बहन को नहीं छोड़ रहा है सिर्फ एक हक बात कहने पे, और वो कहता है कि भारत माता है और इसकी हम पूजा करते हैं। थूकता हूं तुम्हारे चेहरों पे। झूठ बोलते हो कि भारत माता है और तुमसे फॉलो करते हो, तुमसे पूछते हो, झूठ है। भारत माता कह करके उसी के ऊपर थूकते हो, उसी के ऊपर हकते हो, उसी के ऊपर मुतते हो। सीधी बात यह है, समझ रहे हो ना? वो हगना मूतना अलग है, जो 2 नंबर जाते हो। यह हगना मूतना वो है कि उसी की इज्जत उतारते हो तुम। जब चाइना घुस रहा था देश में, जब चाइना घुस रहा था तो तुम साले लिए बैठे कबूतर के पोस्टमार्टम कर रहे थे, पर के उसके पर गिन रहे थे हैं, और मस्त थे। सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जुटी हुई थी। कितने लोग बोले थे कि कबूतर छोड़ करके चीन को देखो? कितने लोग बोले थे कि कबूतर को छोड़ो, चीन को देखो, कबूतर तो बाद में देख लेंगे। कितनी बेइज्जती कराओगे? क्या क्या बताएं, कितने मुद्दे बताएं? कितने बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हो? बोलो, तिरंगा यात्रा का मतलब समझते हो? तिरंगा की पता है, औकात हैसियत पता है उसकी? उसकी इमेज पता है क्या है? उसकी वैल्यू पता है तुमको? तिरंगा यात्रा निकालते हो बलात्कारियों के समर्थन में। यह सिर्फ भारत में हो सकता है कि एक बलात्कारी के सपोर्ट में तिरंगा यात्रा निकलती है। जिसके पुतले जलने चाहिए थे
जिसके कफन का इंतजाम करना चाहिए था, उसके लिए तिरंगा यात्रा निकलती है। किसी की मॉब लिंचिंग कर देने वाला एक मुजरिम जब जेल में दम तोड़ देता है तो उसकी शव यात्रा निकलती है तिरंगे में लपेट करके। तुमने तो तिरंगे को भी नहीं छोड़ा यार, तुमने अपनी माता को नहीं छोड़ा, तुमने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, तुमने अपने तिरंगे को नहीं छोड़ा। फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम मेजबान हो? ना, किस बिना पे कह रहे हो कि तुम मेजबान हो? दरअसल मेजबान हो ही नहीं साहब। जो मेजबान होता है ना, जो घर का मालिक होता है, उसे घर की टेंशन होती है। आप घर बनाइए और उसके बाद उसी घर में जो भी आपका सजावट का सामान है, जो भी झूमर उमर आपने लगाए होंगे अपने घर में, एक झूमर गिर के टूट जाए, आपको बड़ी तकलीफ होगी। यार ये झूमर टूट गया, बड़ी मोहब्बत से बनाया था इस घर को, बड़ी मोहब्बत से सजाया था, मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से झूमर टूट गया। अगर देख लिया कि एक नेट ढीला है तो जल्दी से उसको टाइट करो, अभी गिर के फूट जाएगा, खूबसूरती घर की खत्म हो जाएगी, है ना। यह करता है मेजबान, मेहमान नहीं करता है, मेजबान करता है। और आप इस देश के मेजबान हैं ही नहीं। अगर आप इस देश के मेजबान होते तो अपनी देश की बहनों की रक्षा करते, अपनी भारत माता की रक्षा करते, अपने इस तिरंगे की रक्षा करते, अपने उस भाईचारे की रक्षा करते जो इस देश को खूबसूरत बनाता है। लेकिन इनमें से आपके पास कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, 80% जब एक तरफ हो जाएंगे, 80%, तो 20% जो बेचारे सही है ना, वो भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अब भारत के 80 आदमी भारत को मिटाने पे लगे हैं, सभी कास्ट के मिलाकर के, और भारत के सभी कास्ट के मिलाकर के 20 आदमी इस देश को बढ़ाने में लगे हैं। नहीं बढ़ा सकते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 20 मिल जाएं और किसी एक छप्पर को उठाने में लग जाएं, और उसी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के 80 लोग उस छप्पर को घसीटने में लग जाएं, कभी वो छप्पर ऊपर नहीं जा सकता। ये तो देश है। और जब ऊपर से भी कोई बैठ के डंडा लगा करके छप्पर को नीचे गिरा रहा हो, यानी राजनीतिक पार्टियां और सत्ताधारी पार्टी, ऊपर से भी कोई लगा करके डंडा ढकेल रहा है छप्पर को, तो पॉसिबल ही नहीं छप्पर ऊपर जाना है, तो देश ऊपर कैसे जा सकता है? लगे रहिए। मां बहनों की इज्जत करना आपने कभी सीखा नहीं है। हमें बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा दोगले लोग पाए जाते हैं। जब अपनी बारी आती है तो मां बहन की इज्जत को लेकर के रोना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी बहन की बात खत्म हो जाती है, जैसे ही अपनी मां की बात खत्म हो जाती है, वैसे ही वो दोगलापन शुरू कर देते हैं और इज्जत उतारना शुरू कर देते हैं। लानत है तुम पर, थूकता हूं तुम्हारे चेहरों पर। अरे तुमसे अच्छे तो गली के कुत्ते हैं, गली के कुत्ते हैं। क्या कोई दूसरी गली के कुत्ता आकर के वहां जो है किसी को काटने लग जाए, किसी कुत्ते को दौड़ाने लग जाए, तो सारे कुत्ते एकजुट हो जाएंगे कि ना, हमारी गली में नहीं हो सकता है, हम अपनी गली के शेर हैं। लेकिन हम भारतवासी अपनी गली के भी शेर नहीं रह गए। हम अपनी ही मां बहन की इज्जत खुद उतार देते हैं, दूसरा क्या उतारेगा? वाह साहब वाह। उसके बाद भारत माता की जय कहो और सब तमाम। आपको याद होगा, अगर याददाश्त ठीक होगी तो 6 महीने पहले मैंने एक नारा दिया था, मरता भारत का भय। मरता भारत का भय कहा था मैंने। देख लीजिए साहब, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने तो बता दिया था 6 महीने पहले कि भारत में मरता भारत का भय है। आज देख लीजिए, भारत मर भी रहा है और भारत में भय भी है। देख लीजिए, 2 साल पहले जो कहा था वो साल भर पहले हो गया है। 6 महीने पहले जो कहा था वो आज हो रहा है, और आज जो कह रहा हूं वो कल के लिए तैयार रहना। याद रखना। अभी आप 25-30% गड्ढे में गए हैं, अभी 70% और आप बर्बाद होना बाकी हैं, आप तबाह होना बाकी हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके अंदर जागरूकता नाम की चीज नहीं है, आपके अंदर समझदारी नाम की चीज नहीं है, आपके अंदर देशभक्ति नाम की चीज नहीं है, आपके अंदर गद्दारी है,
आपके अंदर बेवकूफी है, आपके अंदर जाहिलियत है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक घर को तबाह कर देता है, आग लगा देता है एक घर को, अपने ही घर को। आपके अंदर वो सब कुछ पाया जाता है जो अपने ही घर में, अपने ही चिराग से अपने ही घर में आग लगा लेता है, वो सब कुछ पाया जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे कि मैं एक तरफ से सारे भारतीयों को कैसे कह सकता हूं, लेकिन मैंने बताया 80% और 20% सही है, बस सभी कास्ट को मिलाकर के, सभी कास्ट को मिलाकर के। और हो सकता है इसमें भी बहुत बुरा लगे कि साहब विदेश में बैठ करके लेक्चर दे रहा है, 80% सबको गलत कह रहा है। तो साहब करके दिखा देना, मुझे गलत साबित कर देना, मुझे गलत साबित कर देना। एक विधायक को पकड़ लेना, अपने क्षेत्र में उससे सवाल कर लेना, उससे जवाब ले लेना और हमें गलत साबित कर देना। जिंदगी भर के लिए सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। मुझे गलत साबित कर देना कि यह दिखा देना कि हम जागरूक हैं, यह दिखा देना कि हम देशभक्त हैं, यह दिखा देना कि हम समझदार हैं। हमारी गलती होगी, हम आकर के माफी मांग लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप देशभक्ति साबित नहीं कर सकते हैं तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। क्या आप सब सिर्फ देशभक्ति का ढोंग रच रहे हैं? देशभक्ति नहीं है। अगर देशभक्ति होती तो आप राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी न करते। हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई लोग हैं जो आज भी डटे खड़े हैं और सवाल करते हैं सरकार से, सत्ताधारी पार्टी से। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस से करते थे, अब उनके प्रदेश में जब लोकल पार्टी जो भी है उससे करते थे और कर रहे हैं आज तक और करेंगे आगे। हर धर्म से ऐसे लोग हैं। उन्हीं की वजह से देश बचा हुआ है, उन्हीं की वजह से ये देश बचा हुआ है। वरना ये विधायक तुम्हारे सरों पे खड़े के और मूत देते तुम्हारे सरों पे, याद रखना। लेकिन बचे हो तुम लोग सिर्फ 20% की वजह से, क्योंकि ये 20% सवाल करता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है, तब बचे हुए हो। अरे साहब, ये जिस दिन खामोश हो गया ना, बहुत कुछ खामोश हो जाएगा। एहसान मानो इस 20% का जो आज भी जबान खोल के बोलता है, इनकी वजह से बचे हो। मुझे बताओ, बिहार की कितनी औरतें कई हजार किलोमीटर पैदल चल के आई हैं? या सारे मजदूर ले लो, औरतों को छोड़ो, मासूम बच्चे ले लो, बुढ़े ले लो, जवान ले लो, औरतें ले लो, सभी ले लो, कितने आए हैं पैदल चल करके? कितनी मुसीबतों का सामना किया है बिहारियों ने। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत में बिहार एक ऐसा स्टेट है जो सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे मजलूम है, सबसे गरीब है। पूरी दुनिया में पता चल गया है, पूरी दुनिया को। उसके बाद 72,000 LCD लगा करके तुम्हें भाषण दे दिया गया, बात खत्म हो गई। झूठ पे झूठ बोले गए, बात खत्म हो गई। क्या मिला? पूछा किसी ने हम इन LCDयों को क्या करें? पूछा किसी ने कि ये झूठ जो बोल रहा है यहां पर इस LCD पे, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमको इस तरह से हमारे जख्मों पे नमक डालने की? कौन है ये कि हमारे जख्मों पे नमक डालेगा? ये 2 वक्त की रोटी तो दे नहीं पाया, हमें भाषण देने चला आया। हमसे वोट लेके गया था ना, ये उसका हिसाब तो चुका नहीं पाया है, नया वोट मांगने आ गया। पूछा क्या? नहीं। भारत की तकदीर इस टाइम बिहारियों के हाथ में है, याद रखना। भारत की तकदीर बिहारियों के हाथ में है, वो दिन आ गए हैं। मैं कहना चाहूंगा भारत के सभी स्टेट के लोगों से कि तुम्हारी तकदीर, पूरे भारत के लोगों की तकदीर अब बिहारियों के हाथ में है। अब अगर बिहारी लोग, बिहार के लोग, बिहार की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और जो लोकल पार्टीज हैं इनको सबक सिखा देती है, तब तो तुम्हारे देश के दिन अच्छे हो सकते हैं, यानी कंट्रोल हो सकते हैं। अच्छे नहीं हो सकते हैं, अच्छे तो नहीं, अच्छे की उम्मीद मत करना। कंट्रोल हो सकते हैं, यहां पे रोका जा सकता है। और अगर इन लोगों ने वही लापरवाही की जो अभी तक पूरे भारत के लोग लगातार करते आते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यहां से यहां आ गए हो, अभी और गहरे में सीधे गिरोगे। अभी तक तो ऐसे गिर रहे थे, अब सीधे गिरोगे मुंह के बल। सारे भारत की तकदीर इन बिहार के लोगों में है। यही डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में भारत को क्या बनना है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र चाहिए, डिसाइड कर लो। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हिंदू राष्ट्र बना लेना। 2-4 मंदिर चाहिए तो मंदिर के लिए भी बता देना। कहीं और कोई मस्जिद बाकी रही हो तो उसको भी बता दो
कि साहब वो भी है, अभी उसको भी मस्जिद बनाना है, मंदिर बनाना है। क्या ख्याल है? अभी तो सिर्फ 3 लाख कोरोना के पेशेंट आए हैं भारत में, हुए हैं। आने वाले दिनों में 3 करोड़ होंगे जी। वेंटिलेटर कितने हैं अपने पास पता है? जिस दौरान आपको वेंटिलेटर खरीदना चाहिए था, उस दौरान एलसीडी खरीद रहे थे। क्या ख्याल है? एक प्लान बताओ जो सरकार ने तुम्हारे लिए किया हो, एक काम बताओ जो सरकार ने तुम्हारे लिए किया है। चलो, पूरे कोरोना में एक काम बताओ जो सरकार ने पब्लिक के लिए किया है, बोलो। राजस्थान के कोटा से कुछ छात्र लाए गए थे यूपी और बिहार, सरकारी खर्चे पर। कौन थे वो? आपका बेटा था उसमें। कोई एक गरीब को लाइए मेरे सामने जो कहे कि हां मेरा बेटा था उसमें। ना, नहीं था। मालूम है क्यों? उसमें सब के सब बड़े लोग थे, इसलिए लाए गए थे जी। एक मजदूर सरकारी खर्चे पे आया था क्या? बाद में ट्रेनें चली, इतनी सारी बातें होने के बाद ये सब कुछ हुआ, और ट्रेनों को घुमाते 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 और मरे उसी में, ट्रेन के अंदर मरे। सोचा था आपके बारे में किसी ने? बताया था आपको किसी ने कि ये भाई ऐसा नहीं मरना चाहिए? क्या किया आपके लिए? अभी लॉकडाउन में ढील क्या समझते हैं? आप बड़े होशियार हैं। सरकार ने आपकी जीवन यापन करने के लिए ढील दी है ना, जीवन यापन करने के लिए ढील नहीं दी गई है। समझो इस बात को, समझ जाओ। भारत में कितने प्राइवेट स्कूल हैं? कितने प्राइवेट स्कूल हैं? कितनी कमाई होती है जुलाई में? मंथली फीस छोड़ दीजिए, एडमिशन फीस। अच्छा, भारत में एक प्रोसेस और बताता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये, सिर्फ भारत में आ जाता है और कहीं नहीं। आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में है और उसमें पास हो गया, अब उसको सेकंड क्लास में जाना है, उसकी एडमिशन फीस आपको देनी पड़ेगी। यानी ये नहीं कि उसी स्कूल में चूंकि एक बार एडमिशन करा चुका है तो फर्स्ट में पास होकर के सेकंड में चला जाएगा, नहीं, आपको फर्स्ट के बाद फिर सेकंड की फीस देनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत में पाया जाता है कि आपको हर साल एडमिशन फीस देनी ही देनी होगी। साहब उसी स्कूल में पढ़ रहा है, ऑलरेडी एडमिशन करा चुका है एक बार वहां, उसके बावजूद आपको फिर से एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। कितने प्राइवेट स्कूल हैं? प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीस जून जुलाई में जो पैसा मिलता है, जो इनकम होती है स्कूल के महारथियों को, वो कितनी इनकम है? तो जोड़ना है हिसाब किताब। हम नहीं जोड़ेंगे, सरकारी डाटा मांग लेना, पता चल जाएगा। उनके लिए खोली गई, तुम्हारे लिए नहीं। जून जुलाई में एडमिशंस होंगे, 3-3 महीने की फीस जैसा कि पहले ली जाती है, जितनी भी फीस ली जाती है ली जाएगी, सारा काम फिनिश, लॉकडाउन कर दिया जाएगा, लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। और लॉकडाउन बढ़ाने के लिए हमारे पास तो तरकीब भी है, जुगाड़ भी है, बात भी है, जबान भी है, शब्द भी हैं, अल्फाज भी हैं। क्या है? साफ गिनती कंट्रोल से बाहर हो रही है, हमारी भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, अब तो हमें लॉकडाउन कर ही देना चाहिए। भीख मांग करके, अपने जेवरात बेच करके, अपने घर की गाड़ियां बेच करके अपने बच्चे का एडमिशन कराया, उसके बाद काम तमाम। हर साल एडमिशन फीस लेने वाली स्कूल, क्या गवर्नमेंट उनसे ये नहीं कह सकती कि इस बार एडमिशन फीस नहीं लेनी है? क्यों नहीं कह सकती है? सबको पता है कि भारत में एक धंधा है, एक बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस है स्कूल खोल देना, बेहतरीन बिजनेस है स्कूल खोल देना। सबसे अच्छा बिजनेस अगर है तो वो स्कूल खोलना है। भाई 10-20-50 हजार रुपए की बेंच बनवाया, बैठ गए, किसी छोटे स्कूल से टाई अप कर लिया, बैठ गए, रजिस्ट्रेशन बाद में होता रहेगा, इनकम शुरू हो गई। इतनी जल्दी तो परचून की दुकान भी नहीं खुलती है जितनी जल्दी स्कूल खुल जाते हैं भारत में प्राइवेट। उसके बाद
तो ये वजीफा आया है और ये है वो है। और मजे की बात है कि हर स्कूल में अलग किताब, वो डिसाइड करेगा स्कूल कि आपको किस दुकान से किताब लेनी है। नहीं, ये क्लास अच्छा है। खैर, ये जो है भारत में हमारे ये अच्छा है, स्कूल जो बताएगा उस दुकान से किताब लेना है, डॉक्टर जो बताएंगे उस मेडिकल स्टोर से दवा लेना है, डॉक्टर जिस पैथोलॉजी के बताएंगे उस पैथोलॉजी पे ही आपको टेस्ट करवाना है। दूसरी नहीं करवा सकते आप। दूसरी करवा के आ जाएंगे, डॉक्टर उठा के फेंक देगा रिपोर्ट। तुमसे क्या बोला था, वहां जाओ, वहां जाके आओ, वहां से करवा के आओ। तुम्हारे लिए क्या है, हंसूं, मजाक बनाऊं, दर्द महसूस करूं, दुख महसूस करूं, दुख जताऊं, गुस्सा होऊं, क्या करूं? ये समझ नहीं आता है क्या? यहां है नहीं कुछ क्या? खत्म हो चुका सब कुछ? सोचा है तुम्हारे लिए क्या है? एक आम मजलूम गरीब के लिए क्या है बताओ? मिडिल क्लास के लिए क्या है? छोड़ दो गरीब को, मरने दो, है ना? गरीबी हटानी है तो गरीब को हटाना पड़ेगा ना। मिडिल क्लास के लिए क्या है बताओ? पेट्रोल महंगा हो गया, क्यों? आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल, क्यों? किसी ने पूछा कि कच्चा तेल आपको कम में मिल रहा है, रेट घट गए हैं उसके, तो फिर ये तेल क्यों बढ़ गया, पैसा क्यों बढ़ गया इसमें? पूछा आपने? टोल टैक्स देते हो आप? देते हो ना? कितने सालों तक टोल टैक्स चलता रहता है? यानी जितने की वो रोड बनती है उससे 50 गुना कमाने के बावजूद वो टोल टैक्स चला करता है। किसी ने पूछा भाई ये रोड बने तो 50 साल हो गए, साला 20 साल हो गए ये रोड बने, ये रोड खंजर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन टोल टैक्स चल रहा है, क्यों भाई? अरे अब तो कार खरीदने पे गाय का भी टैक्स देना पड़ता है, गाय के लिए भी पैसा देना पड़ता है। जी हां, सफाई के लिए देना पड़ता है रोड की। भारत में कितनी रोडें ऐसी हैं जो साफ हैं बताओ? आप अपने क्षेत्र में निकल जाइए, अपने घर के बाहर निकल जाइए, लोकल रोड जाके मुझे दिखा दीजिए आपके घर में कितनी साफ है, आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में सड़क किनारे क्या है, दिखाइए जरा। और अपनी जब गाड़ी खरीदने जाइए कभी एजेंसी पे तो देखिएगा, लिस्ट उठाइएगा कि इसमें क्या क्या पैसा दे रहे हो आप रोड की सफाई का। मैंने तो भारत में बहुत कम जगह, शायद ही बहुत बेहतरीन सिटीज में हूं, अलग बात है, लेकिन लोकल एरियाज में अगर देखा जाए तो मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कोई आदमी सफाई कर रहा है रोड पर, सरकारी आदमी कोई सफाई चल रही है ना, मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल इकराम भाई, कल बनाता हूं, मैंने तो नहीं देखा उसको। तो फिर कितनी बार तुमको लूटा जाता है? गाड़ी खरीदने जाओ तो, लाइसेंस बनवाने जाओ तो, सड़क पे निकल चले हो तो, पेट्रोल खरीद रहे हो तो, सब में फिर भी तुम्हें नहीं पता है। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं, फिर भी तुम्हें नहीं पता है कि चल क्या रहा है। हम भैया फला पार्टी के समर्थक हैं और वो पार्टी हमें भारत की नंबर 1 पार्टी दिख रही है। अभी तो मैंने यार एक जोक देखा है आजकल सोशल मीडिया पे, एक जोक बहुत वायरल हो रहा है, मैं उसे जोक समझता हूं, मैं उसे जोक समझता हूं। बेशक वो जोक नहीं होगा लेकिन मैं उसे जोक समझता हूं। सुना है बिहार में MIM की सरकार बनने जा रही है। जी हां, एक जोक, बिहार में MIM की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी वहां कोई हो गए हैं। ऐसा कुछ लोग MIM के सपोर्टर जो हैं वो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा जोक है, कभी कभी हंसना चाहिए, हंसना चाहिए भाई, हम लोगों को भी हक है हंसने का, हंस सकते हैं। मगर एक बात इससे पता चलती है, हमें प्रॉब्लम नहीं है MIM की सरकार बने, हमें दिक्कत नहीं है, ये मत समझना कि हमें उस चीज से प्रॉब्लम, हमें उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में आती है, समझ में वो चीज आती है कि हम ये देख रहे हैं कि जो आदमी उठ के चल नहीं सकता है, हम उस आदमी की रेस को जीत लेने की जश्न मना रहे हैं। देखिए, रेस को जीतने का कॉन्फिडेंस अलग चीज है, और रेस को हम जीत जाएंगे इसका जश्न मना लेना, जबकि हम उठ के चल भी नहीं पा रहे हैं, हम पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन हम जश्न मना रहे हैं इस रेस को जीतने का। ये एक जाहिलियत का मुजाहरा है। ये पता चलता है कि हम कितने बड़े जाहिल हैं कि हम चल नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपने पैरों पर पैर कांप रहे हैं। लेकिन जब हम ओलंपिक में खड़े हुए हैं, जब हम वहां पे खड़े हुए हैं, जो हमारे साथ ओलंपिक के बेहतरीन से बेहतरीन नेशनल दौड़ने वाले, जो इंटरनेशनल जो दौड़ने वाले लोग हैं, वो खड़े हैं दौड़ने वाले, हम उनसे ये जंग जीत जाएंगे। और भाई कॉन्फिडेंस अच्छा है, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा है, इससे जाहिलियत पता चलती है। अब आप ये कहें कि साहब इसको तो दिक्कत है, नहीं MIM से दिक्कत नहीं है मुझे,
दिक्कत मुझे जैसे दूसरी पार्टियों के चमचों से है वैसे ही है कि आप ये कैसे सोच सकते हो कि वो पार्टी सरकार बनाने जा रही है जिसका कोई विधायक नहीं है। कैसे सोच सकते हो ये? आपको यह सोचना चाहिए था कि वहां बेहतरीन कैंडिडेट कौन है, हम उसको वोट करेंगे। वो अगर एमआईएम से है तो एमआईएम को करो, आरजेडी से है आरजेडी को करो, बीजेपी से है बीजेपी को करो, कांग्रेस से है कांग्रेस, जो भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर अच्छा कैंडिडेट है, अगर आपके क्षेत्र का विकास करने वाला कोई आदमी आपको नजर आता है और आपके पास तो एक पैमाना था, आपके पास एक मेयार था इस कोरोना में जिसने आपकी मदद की हो, जमीन के ऊपर आपके घर में आके आपको पूछा हो कि आपके पास राशन है या नहीं है, आपके पास दवा है या नहीं है, उसको वोट करो। मैं नहीं कहता हूं किसी भी राजनीतिक पार्टी को, जिस पार्टी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुसीबत में अगर उसने तुमसे पूछ लिया है कि तुम्हारे पास कोई दिक्कत तो नहीं है, तो तुम्हें उसका एहसान मानना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? निकल पड़े हैं दूसरे लोगों के झंडे लेकर के। चुनाव की डेट फिक्स हुई है, मुख्यमंत्री पद के लिए कुर्सी रखी गई है और बगल में दो लोग खड़े हैं, एक फला साहब हैं एक फला साहब हैं। इनके लिए लाइक करो, इनके लिए कमेंट्स करो। वाह क्या गजब है। ये है भारत, रियलिटी ये है, असलियत ये है, हकीकत ये है। बताओ क्या तरकीब है? इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। अरे यार, इतना माहौल खराब हुआ, इतने लोग भूख से मरे, सब कुछ हुआ, इतने लोगों ने मदद की, भारत के बहुत लोगों ने मदद की है, भारत के बहुत लोगों ने मदद की है लोगों की। उन लोगों को क्यों नहीं आप बढ़ाते हो? जिन लोगों ने आपके घर में आके पूछा है कि भाई आपके घर में कोई भूख से तो नहीं मरा है, कोई दवा इलाज की जरूरत तो नहीं है, उनसे क्यों नहीं पूछ लिया कि भाई इस चुनाव में आपका क्या नजरिया है? लेकिन नहीं, हम मुसलमान हैं तो हम एमआईएम में रहेंगे, हम एमआईएम में ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, बस एक ही बात खत्म। हाँ, हैदराबाद के लोग अगर कहें अकबर ओवैसी को या असद ओवैसी को जिताने की बात करें, हैदराबाद के जहाँ के वो लोग विधायक हैं, वहाँ की बात मान सकता हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर काम किया है, वहाँ पे वो जिताएं, बेशक जिताना चाहिए, जिसने इतना काम किया है बेशक जिताना चाहिए। लेकिन ये समझ नहीं आता है कि पूरे भारत में हर प्रदेश में उनकी सरकार कैसे बन जाएगी। यार थोड़ा सा इसको खोलो, इसमें जो ताला लगा रखा है, जो परत जमा रखी है गोबर की, वो हटाओ। किसी भी धर्म से हो, किसी भी पार्टी से हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ना ही किसी पार्टी के समर्थक हैं और ना ही किसी खास धर्म का ठेका लेकर के किसी के खास मैटर्स में घुसते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तुम तक हक बात पहुंच सके। राजनीतिक पार्टियां मेरे दुश्मन हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई धर्म मजहब के लोग मुझे दुश्मन हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना ही मेरा कोई धर्म आकर के पूरा करता है खाना पीना, और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी पूरी करती है। खुद से सब कुछ करना है। वो हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें सब कुछ देंगे। वोट भी हम उनको करेंगे, टैक्स भी हम उनको देंगे, सब कुछ हम देंगे उनको, वो हमें कुछ नहीं देंगे। क्या देते हैं हमें? कोई गवर्नमेंट बताओ कि हाँ फला गवर्नमेंट आई थी, हमको ये देके गई थी, बताओ। रोड बनवाई थी, है ना? बोलोगे साहब जिस रोड पे चलते हो गाड़ी से शान से, वो रोड बनवाई थी। आपको पता है कि उसका टैक्स हम देते हैं? आपको पता है गाड़ी खरीदने के टाइम पे हम भी गाड़ी खरीदने के टाइम ही टैक्स देते हैं उसका। अब बताओ, यानी पैसा हमने दिया है रोड बनवाने का, बनवाया उसने, यानी हमने उसको जिम्मेदारी दी थी बनवाने की। समझ रहे हो? पैसा मेरा था, मेरी जेब से गया था। जितना हम चलते हैं, जितनी गाड़ी चलती है, उस हिसाब से पैसा दिया गया है, उसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा नहीं है कि हराम में बना के दे दिया सरकार ने, जाओ चलाओ ना। रही बात स्कूल की, फीस देते हैं ना, कितने गुना फीस है? एक स्कूल बनवा दो, टीचर रख लो, सिर्फ स्कूल का पैसा जो निकलेगा वही स्कूल में लगाना, जो स्कूल का पैसा होगा वही स्कूल में लगाना, बस अलग से पैसा न लेना। देखो कितना प्रॉफिट होता है, लाखों का प्रॉफिट होगा सालाना, कई कई लाख का प्रॉफिट होगा। बिल्डिंग का पैसा भी निकल आएगा 1-2 ही साल में, उसके बाद भी लाखों का प्रॉफिट होगा, यानी वो भी हमसे प्रॉफिट ले रहे हैं। अब क्या बचा? क्या बचा? मुझे लगता है कि हमें कोई चीज फ्री मिल रही है भारत में। किसी भी कंट्री की बात हो, मैं सिर्फ क्योंकि भारतीय हूं इसलिए भारत की बात कर रहा हूं।
मुझे नहीं लगता कि भारत में कुछ भी फ्री मिल रहा है किसी आम आदमी को। जो उसके हक का है वो नहीं मिल रहा है। फ्री की तो बात दूर की है, लेकिन हम ये सोच नहीं पाते, हम ये समझ नहीं पाते हैं। हमें राजनीतिक पार्टियों के जो पट्टे हैं, जो उस दिन बताया था, जो लोग नहीं थे आज सुन लें, वो थोड़ी छोटी सी बात है, सुन लें, उसके बाद अलविदा। हम बड़ा खुश होते हैं कि आज हम फला पार्टी में शामिल हुए हैं और नेताजी ने गमछा पहना के हमारा सम्मान किया है ना, गमछा डाल के सम्मान किया है हमारा। और उस गमछे पे यहाँ पे जो है किनारे वो निशान बने होते हैं राजनीतिक पार्टी के, जो भी पार्टी होती है उसके निशान बने होते हैं। दरअसल वो गमछा नहीं है, वो उनका पट्टा है जो हमारे गले में बंध जाता है। अब वो जिधर चाहेंगे उधर हम चले जाएंगे। तो ये मत कहो कि फला नेताजी ने गमछा पहना के हमें सम्मान दिया है, बल्कि ये कहो कि फला नेताजी ने अपनी पार्टी का पट्टा हमारी गले में बांध दिया है और मुझे कुत्ता बना दिया है और जिधर चाहेंगे घसीट के ले जाएंगे। याद रखना इस बात को। राजनीतिक पार्टी से हो, ख्याल करना कि तुम्हें वो राजनीतिक पार्टी क्या दे रही है और तुम क्या दे रहे हो। तुम राजनीतिक पार्टी को बहुत कुछ दे रहे हो, ताकत दे रहे हो, तुम उसे बढ़ा रहे हो, उसे बहुत मजबूत बना रहे हो। ये तुमको पता होगा, तुमको पता ही नहीं है, वरना तुमको पता होता तो अपने आप को ताकतवर समझते। तुमको पता ही नहीं है कि तुम ताकतवर बना रहे हो उनको। राजनीतिक पार्टी क्या है? कोई आदमी उठा और बनाया, एक रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 100 आदमी को जोड़ा, एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हो गई पार्टी। सत्ता में कैसे आती है? ताकत कैसे बनती है? तुम देते हो ना ताकत उसे। इतना दम नहीं है किसी के अंदर कि जाए और राजनीतिक पार्टी तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन करावे और जीत ले। ना 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 ना। हम तुम जैसे लोग उसके पट्टे अपने गले में टांग के घूमते हैं गली गली, तब जाकर के उसको हम पहुंचाते हैं आसमान पे और फिर कहते हैं साहब क्या करें, बड़ी धोखेबाज निकली, हमको मार डाला। हमारी आंखों में पट्टा बंधा हुआ है, पर्दा टंगा हुआ है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ। हमें बड़ा एहसान कर रही पार्टियां हमारे ऊपर। कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं। तो भैया जी, हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है। जब 137 करोड़ मर रहे होंगे भूख से, तो हम भी मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ख्याल है? मगर हम इतने नाकिस तो नहीं हो गए हैं, इतने मुर्दा तो नहीं हो गए हैं कि हम अपनी असलियत भी ना बता सकें। हमारी जो कमियां हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी, और ये कमियां हम में हैं। जो नेता आज हमारे ऊपर बैठ करके, हमारे कंधे पे बैठ करके जूतों से मार रहे हैं, ये कमियां हम में हैं। नेताओं के जो गुलाम बने, ये कमियां हम में हैं। ये होशियार, ये ना समझना कि नेता हमसे होशियार है। ना 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 ना, नेता हमसे पावरफुल है। ना 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 ना। दरअसल हम बेवकूफ़ हैं, हम कमज़ोर हैं। सोचने की बात है साहब, बार बार वही बात कहता हूँ, कहाँ तक कहूँ। एक विधायक को कम से कम 5 लाख लोग तो होते ही होंगे एक विधानसभा में। एक विधायक से 5 लाख लोग मिल के सवाल नहीं कर पाते हैं, और एक विधायक 5 लाख लोगों को जैसे चाहता वैसे नचाता है अपनी उंगली पे। वाह भाई वाह। 5 लाख लोगों को क्या कहूँ जो एक आदमी से नाचते हैं। अब ये कहो कि वो पावरफुल है, वो ताकतवर है, वो हिम्मत वाला। ना 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 ना, वो कोई पावरफुल नहीं है, वो कोई ताकतवर नहीं है, वो कोई हिम्मत वाला नहीं है। आप कमज़ोर हो, आपकी जहनियत कमज़ोर है, आपकी सोच कमज़ोर है, आप बेवकूफ़ हो। वो होशियार नहीं है, आप बेवकूफ़ हो। वो ताकतवर नहीं है, आप कमज़ोर हो। जी, कभी देखना, टटोलना अपनी नफ्स को, देखना, पता चलेगा आप कमज़ोर हो, वो ताकतवर नहीं है। याद रखना। बाकी मर्जी आपकी। कोरोना 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 चल रहा है। लो, ओ भाई मारो, भाई मारो। क्या कहें यार, ताज मोहम्मद हस्मी कह रहे हैं बिहार में तुम्हारा घर बसा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। सुन बे ताज मोहम्मद, सुन। पहली बात तो बिहार में घर नहीं है। पहली बात, तू अपनी जानकारी और ज्यादा बढ़ा चमचे, सुन। और दूसरी बात, वो है कौन जिसकी वजह से मेरा घर बसा हुआ है? हमारा घर हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारे पैसे की वजह से बसा हुआ है। याद रखना। उन जैसे लोगों को हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो तुम। याद रखना हर लोग,
हम तुम्हारे नेताओं को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। हम अपना वोट दान करते हैं, उनसे दान में लेते नहीं हैं। तो कोई भी ये ना कहे कि फला की वजह से तुम्हारा घर बसा हुआ है। कान खोल के इतनी बात समझ लेना, तुम्हारा घर बसा होगा उनकी वजह से, तुम पैदा हुए होगे उनकी वजह से, हम उनकी वजह से पैदा नहीं हुए हैं। याद रखना, अच्छे से समझ लेना इस बात को, बहुत अच्छे से होश में आके। ये चाटुकारिता, ये चमचागिरी जाकर के किसी और को दिखाना, एहतिशाम रज़वी को मत दिखाना। कितने ऐसे नेता ना जूते की नोक पर रखता हूं, वो ऐसी की वजह से घर बसा है। घर उजाड़ने वाले घर बसाएंगे। हमको न सिखाओ बेटा, जाके उसको सिखाना जिसको जवाब देना नहीं आता होगा। और अपनी जानकारी पूरी कर लो। भारतीय जनता पार्टी के चमचों की तरह MIM के चमचे हो, बेशक कोई फर्क नहीं इनमें। आप भारतीय जनता पार्टी को 2 मिनट कुछ बोल दो, 1000 गाली पड़ेंगी आपको। वही हाल MIM का है, 2 मिनट बोल दो 1000 गाली पड़ जाएंगी। कमाल के नमूने पड़े। असदुद्दीन ओवैसी के चक्कर में हमारा घर है। वाह 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 वाह। बेटा कभी घर आना। असद ओवैसी जब पैदा नहीं हुए थे ना, जब पैदा नहीं हुए थे, असद ओवैसी के बाप जब नहीं पैदा हुए थे, तब से हमारा घर है। याद रखना अच्छे से, होश में आके समझ लेना इस बात को। जब उनके बाप पैदा नहीं हुए थे तब से हमारा घर है। याद रखना, चम्मच कहीं के। अरे बर्बाद हो जाओगे तुम लोग, तबाह हो जाओगे, बर्बाद कर लोगे, मिटा लोगे अपने आप को। गधों, इतनी देर समझाने का ये असर पड़ा है, ये असर पड़ा है तेरे समझाने का इस गधे को। अगर सुना है इसने पूरी बात तो गधा एक नंबर का, ये तमीज नहीं है उसको समझने की, बेवकूफ कहीं का। मत अपने स्कूल भेजना अपने बच्चों को 2 साल 5 साल 10 साल, देखता हूं असद ओवैसी पढ़ा देंगे तेरे बच्चों को। आज से कमाने ना निकलना, देखता हूं असद ओवैसी तेरे घर में खाना भेज देंगे, गधा कहीं का। असद ओवैसी की वजह से हैं। कान खोल के सुन लो, किसी राजनीतिक पार्टी को जरा से भी लाइक नहीं करता हूं मैं, जरा से भी। जो अच्छा काम करता है, जिस टाइम काम करता है, उस टाइम उसकी तारीफ करता हूं, बस। क्यों? क्योंकि उस राजनीतिक पार्टी का वजूद हम जैसे वोटरों की वजह से है। हमारा वजूद किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को हमने पैदा किया है, उन्होंने हमको नहीं पैदा किया है। इसलिए कान खोल के समझ लेना, किसी भी तरीके की कोई भी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी हमसे मत कर देना आके। हद कर दिया। कोई भी राजनीतिक पार्टी अच्छे से समझ लो यार, कांग्रेस से हो ठेंगे से हो, भाजपा से हो ठेंगे से हो, MIM से हो ठेंगे से हो, सारी देश की राजनीतिक पार्टियां से हो ठेंगे से हो, हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। याद रखना, अच्छा काम करेगी जो पार्टी उसके साथ खड़े होंगे, उसकी तारीफ करेंगे। जैसा ही गलत करेगी उसका विरोध करेंगे, हर हाल में विरोध करेंगे, हर हाल में विरोध करेंगे। याद रखना, हम किसी राजनीतिक पार्टी के या किसी नेता के बिके हुए नहीं हैं। यह बात हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेता भी समझ लें अच्छे से, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता देख रहे हैं वो भी समझ लें। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के बिके हुए नहीं हैं, अच्छे समझ लेना। हमसे कभी अगर वोट मांगने आ जाए कोई कार्यकर्ता, तो ये सोच के आए कि उसके पास जवाब होने चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि उसके पास जवाब होंगे। हाँ बिल्कुल, देख लिया, जैसे मैंने कहा ना, जैसे बीजेपी के हाल है वैसे ही MIM का हाल है। अब ये एक अहमद खान है, ये मुझे लगता है सुबह शाम जो है ओवैसी के तलवे चाटने जाता है, जूते साफ करने जाता है उनके, तभी इसको बड़ा बुरा लग रहा है। इसके बाप को कहते, यकीन जानोगा, इसके बाप को हम कहे होते ना यार, बुरा ही नहीं लगता इसको, बुरा ही ना लगता इसको बुरा ही नहीं लगता अगर हम इसको बाप को कहे होते। लेकिन जैसे ही हमने ये कहा है कि हम उसको ओवैसी के समर्थक नहीं, हम वैसे ही इसको बुरा लग गया। अगर हम आज कहे होते कि इस अहमद खान के बाप को कुछ बोले होते, बुरा नहीं लगता, छोड़ देता ही, माफ कर देता हमको। मुसलमान है ना, फिर कहता है कि मुसलमान हम दिलवाले होते हैं, हम माफ करते हैं, हम सुन्नत पे चलते हैं। अरे झूठे हो यार, मक्कार हो। तुम्हारे राजनीतिक पार्टी के नेता को एक जबान बोल देने पर तुम मां बहन करने पे आ जाते हो और कहते हो कि हम मुसलमान हैं। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, लानत है, बेशुमार लानत है तुम पर। वाह भाई वाह। खैर चलो,
मस्त रहो अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों में। तुम लोगों से जब तक वो राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो कटोरा हाथ में लेके भीख नहीं मंगवाएंगी, तब तक तुम उनके चमचे बने रहोगे, उनसे सवाल नहीं कर पाओगे, चमचे बने रहोगे। ये दानिश शेख पूछ रहा है कि तुम कौन हो बे? अबे जब तुझे पता नहीं है कि हम कौन है तो तू यहां का झक मारने आया था हैं? या तेरे बाप ओवैसी को बोला जा रहा है इसलिए चलाया था? सारे के सारे एकदम से पलट जाते हैं। जो अभी पहले कमेंट्स कर रहे थे ना, जो पहले कमेंट्स कर रहे थे वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जैसे ही ओवैसी की बात आई ना फौरन मुझे गालियां देने शुरू हो गए। मुझे पता था यही करेंगे, मुझे मालूम है। यही तो असलियत है भारत की, यही असलियत है देश की, कि जब तक उनके गैर पार्टी को कहो तब तक तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी तुम हो, तुम्हारी तुमसे अच्छी सोच किसी की नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही उस पार्टी की बात करो जिस पार्टी में वो खुद मौजूद हैं, फौरन मां बहन कर देंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा, ऐसे तैसे कर देंगे, तर्क पे बात नहीं करेंगे, गालियां दे देंगे पहले। जब तक बीजेपी को कहो सारा मुसलमान एकजुट एक जबान पे खड़ा रहेगा, भाई साहब मजा आ गया, क्या बात कही भाई साहब, शेर हो आप, शेर हो, सब कुछ कर डालेंगे। तारीफें कह रहे पूछो मत, ज्ञान का तो भंडार हो तुम पूरे। मैं पी कर आया हूं। हाँ, ओवैसी के बाप ने भेजा था मुझे पीने के लिए, वही पी के आया हूं। तो बताइए, ज्ञान का भंडार सब, तुमसे अच्छी सोच तो भारत में है ही नहीं किसी की। अगर उनकी गैर पार्टियों को, और जैसे ही कहो उनकी पार्टी को, किसी भी पार्टी के नेता, कोई भी दर्शक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे हमारी, सभी के, जैसे ही उनकी पार्टी के नेता को, वैसे तेरी माँ का, तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की, साला तू देश का गद्दार है। अबे राजनीतिक पार्टी को कह रहा हूं, देश का गद्दार कहां से हो गया है? कमाल करते हो भाई, कमाल करते हो। बाप की रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? जितनी नेताओं की रिस्पेक्ट करते हो उतनी बाप की करते हो कभी नहीं है? नहीं, जो ओवैसी के समर्थक हैं उन समर्थकों से हम एक बात बता देते हैं कि जो तमीज वाले हैं, जो गाली नहीं देते हैं, उनसे बता देता हूं, जब दिल करेगा जहां जैसे चाहिए वैसे डिबेट कर लेना, मैं आ जाऊंगा, डिबेट कर लूंगा। क्योंकि हर दिन तुम लोग एक एक नए नए लंगरूट आते हो और हर दिन पूछते लगते हो, तो वो लंगरूटपन खत्म कर दो। एक दिन जहां बुलाओगे जिस टॉपिक पे, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, हर दिन नौटंकी नहीं, ठीक है? पहली बात। और जो बदतमीज हैं, जो गालीबाज हैं, उनसे ये कहूंगा, सालों अपने बाप की जाकर रिस्पेक्ट करो पहले, तब आके बात करना हमसे, हैं? ये लो, देखो, ये सुन्नत पे चलने वाले मुसलमान हैं, देख लो, देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब भी मैं भारतीय जनता पार्टी को कुछ कह रहा होता, यही लोग, यही अफसार मोहम्मद, यही अब तक न जाने कितनी कितनी बातें कर रहा होता मेरे लिए। उसके बाद अगर ओवैसी ने कुछ कर दिया होता या ओवैसी की किसी पार्टी ने कर दिया होता तो बोलते कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हम तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं, हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, हम तो माफ करने वालों में से हैं, और इसको पता भी नहीं है कि हमने ओवैसी को क्या कहा है, मालूम नहीं इसको, लेकिन इसने फौरन मां बहन गाली देना शुरू हो गया। ये सुन्नत पे चल रहा है, बताओ, ये है मुसलमान। देख लो, हकीकत देखो इन कुत्तों की, ये इन कुत्तों की हकीकत है, असलियत है। और ये कुत्ते मालूम है क्यों हैं? ये मुसलमान नहीं है। जिस दिन ये किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को फॉलो करने लग गए थे, ये उस दिन इस्लाम छोड़ चुके थे, सुन्नत पे चलना छोड़ चुके थे ये। अब इनके लिए वही हक है जो इनका नेता कहता है, वही सत्य है जो उनका नेता कहता है। कुरान हदीस सुन्नत कुछ नहीं, सब खत्म है। तो क्या इनके नेता की बातें बस। यहां जितने भी मुसलमान हैं ना, सालों तुमको चैलेंज करता हूं, सबके सब गधों को, जितने वैसी समर्थक पार्टी के हैं, वैसी समर्थक हैं जो यहां पर गालियां दे, सबको सालों कुत्तों तुमको चैलेंज करता हूं, अपनी राजनीतिक पार्टी के एक नेता को लेके आ जाओ। अगर एक बाप के औलाद हो ना, एक नेता को लेके आ जाओ, एक नेता को लेके आ जाओ मुझसे बहस करवाने। अगर असल बाप के औलाद हो ना, एक नेता को लेके आओ, भारतीय उसके MIM के एक नेता को। औकात नहीं है तुम्हारी कि एक नेता को ले आओ, तुम औकात ही नहीं है तुम्हारी। कहो कि साहब हमसे कर लो डिबेट, तुम्हें पास है क्या? हो कौन तुम वैसी के? उसकी पार्टी के हो तुम कौन? कुत्ते बस। क्या हो? एक ऐसा आदमी आकर के मुझसे बहस कर ले जिसको वैसी ने लिखित में सर्टिफिकेट दिया हो कि ये मेरी पार्टी का फला पदाधिकारी है, कर ले बहस, है हिम्मत तो, औकात है तो लेके आना। अबे तुम्हारे कहने से उनके प्रवक्ता भी नहीं आएंगे, सोचेंगे पता नहीं ये गधा कहां ले जाके फंसा देगा। समझ लेना इस बात को, इसलिए समझा रहा हूं।
बर्बाद कर रहे हो तुम लोग अपने आप को, तबाह कर रहे हो, लुटा रहे हो किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में। किसी एक से नफरत के चक्कर में दूसरे से इतनी मोहब्बत मत कर जाना कि बिगड़ जाओ, लुट जाओ, बर्बाद हो जाओ, इज्जतें लुट जाएं, गधों कहीं के। देखो देखो, ये भी देख लो, ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं। बात करेंगे ईमान की, 5 वक्त मस्जिद में जाकर के टाइल्स फोड़ेंगे, सर पटकेंगे सजदे में 5 वक्त। और देखो क्या कह रहे हैं, ये मुसलमान हैं। देख लो इनकी हकीकत, असलियत देख लो इनकी। मालूम है क्यों? क्योंकि ये देखो, और कर रहा हूं और पिन करता जाऊंगा। ये मालूम है क्यों? यहां बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन वो नहीं गाली दे रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी के चमचे नहीं। जो राजनीतिक पार्टी के चमचे हैं वो ये कर रहे हैं। देखो, देखते जाओ, इन गधों को देखते जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है इनको। देखो, एक एक पिन कर रहा हूं, देखो। अब मुझे ये बता दें, नहीं चेंज नहीं करूंगा मोहम्मद कमर भाई, चेंज नहीं करूंगा। जरूरी है इनके कैसे बताना, जरूरी है इनकी हकीकत बताना। अफजलाबाद नकवे, पहले नाम सही कर अपना, नाम सही लिखना सीख। अगर तू स्कूल गया होता, किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी न कर रहा होता, तो नाम सही लिखना तुझको आ जाए। अपना नाम सही ना लिखने वाला आदमी हमसे क्या बहस करेगा बे, गधा है? अरे भाई आ जा ना, बहुत बड़ा शेख बना टहल रहा है तू, आ जा बहस करने। है औकात तो आ जा, दिखा, है औकात। बे औकात ना हुआ करे तो बात ना किया कर, हैं? मैं कहता हूं जितने भी समर्थक हैं राजनीतिक पार्टियों के, सीधे तौर पे उनको एक चैलेंज कर देता हूं। हाँ देखो, बताओ, अब अभी मैं जो बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा था, दुश्मन था, इनका सपोर्टर था, अभी मैं बीजेपी का दल्ला बन गया। 1 मिनट नहीं लगा, मैं बीजेपी का दल्ला बन गया। अभी मतलब मेरी बात करते ही करते मुझे लगता है बीजेपी ने फंडिंग कर दी है। अभी यहीं पर बात करते करते अभी मैं बीजेपी का आदमी हो गया। जो साले ये ना डिसाइड कर पाए कि हम कैसे हैं, जो साले ये ना डिसाइड कर पाए कि एक लाइव पे ही आदमी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में कैसे जा सकता है, वो क्या बात करेंगे यार। अभी यहीं पर यही लोग ये लिख रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा था, तब ये कह रहे थे कि भाई वाह, और अभी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दल्ले हो, वाह। देखो देखो, इनको देखो, जितने लगाए पड़े होंगे ना, वैसी के और अकबर वैसी, असद वैसी के जो लगाए पड़े, सब के सब वैसे, सारे गाली माँ बहन की तो इनको ऊपर रखी है। असलियत देख लो, इसीलिए बैठा हूं, मैं जा रहा था लाइव काट के, लेकिन अभी इसीलिए बैठा हूं ताकि इनकी असलियत दिखाऊं दुनिया को, हकीकत पता चले, हकीकत पता चले, इनकी असलियत पता चले दुनिया को। इस सर पे टोपी रख लेने से, माथे पे सजदे के निशान रख लेने से कोई इंसान नहीं हो जाता है, कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। मुसलमान का मतलब सीख लो बेटा। जो तुम लिख रहे हो कमेंट्स ना, किसी भी हदीस, किसी भी कुरान से साबित कर दो। ये है हिम्मत तो आ जाना। चलो राजनीतिक पार्टी के कोई भी पेपर लेकर के चले आओ, उससे कर दो। बोलो यार, कितनी औकात है तुम्हारे नेताओं की, हैं? तुम्हारे नेताओं की औकात क्या है? तुम ले के आओ एक नेता को ना, अपने बहस करवाओ, एक नेता को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ले आओ, ब्लॉक लेवल के ले आओ, चलो ग्रामीण लेवल के ले आओ। ये देखो, ये देख लो इन लोगों को, असलियत देख लो इनकी असलियत। बार बार पिन करता जा रहा हूं, इसलिए औकात है तो लेके आओ, बहस करवाओ ना यार, बात करवाओ ना, लॉजिक पे बात कर लो यार, हैं? कुत्ते हैं कुत्ते ये सब ना। ये गमछा जो है असद ओवैसी का नाम का पट्टा बांधे हैं अपने गले में, अब उनके कुत्ते हैं ये उनके कुत्ते हैं, ये भौंकने आए हैं। अगर तमीज होती, अगर तमीज वाले होते तो ये कहते कि भाई क्या बात हो गई, हम बात करेंगे, क्या दिक्कत है, हम बात करें। तुम लोग पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग पार्टी को तोड़ने का काम कर। दुश्मन हो तुम लोग पार्टी के यार, दुश्मन हो, गधे हो तुम लोग। अब आज साबित हो गया कि एमआईएम कहीं नहीं जीतती है, उसकी वजह उनके समर्थक हैं। अब देख लो, अब देख लो, अगर 1% भी मेरा मन रहा होता एमआईएम के लिए, 1%, हालांकि था नहीं, अगर 1% भी रहा होता तो मुझे बताओ कि इन गधों की गालियां सुनने के बाद क्या मैं एमआईएम में रहता? बोलो, अगर मैं एमआईएम को सिर्फ वोट करने वाला होता तो क्या अब मैं वोट करूंगा उनको? हमारी औकात क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब तुम अपने किसी बाप को लेके आओगे मुझसे बहस करवाने।
किसी अपने बाप को लेके आओगे मुझसे बहस करवाने, असलियत पता चल जाएगी क्या है हिम्मत तो लेके आना। शुरू किया था बीजेपी से, खत्म किया है एमआईएम पे। ये तो साबित हो गया कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के चमचे नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के कुत्ते नहीं हैं। थैंक यू एमआईएम के कुत्तों, थैंक यू ये साबित करने के लिए कि एक ही लाइव में ये साबित हो गया कि हम किसी के कुत्ते नहीं हैं। ये साबित हो गया। याद रखना, अच्छे समझ लो। चलो खैर, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हें नया बाप, तुम्हारा नया बाप तुम्हें मुबारक हो, जो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को अपना बाप बनाया है। नया बाप तुम सबको मुबारक, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हाँ बिल्कुल, मुझसे कुछ नहीं होगा बेशक। हाँ ये इसको देखो, हाँ ये देख लो, इनको पहचान लो, इनको पहचान लो। ये कट्टर इस्लामिक हैं भाई, ये सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग। नाम के आगे मोहम्मद। सोचो इनके माँ बाप ने कितने प्यार से मोहम्मद का नाम लेकर के इनका नाम रखा है। वाह, अबे तू है क्या भाई? मैं कह रहा हूं कि अपने बाप को लेके आ जाओ। जिसके हिम्मत है, जिस भी आदमी की हिम्मत है, अपने किसी भी पदाधिकारी को लेकर के आ जाओ बहस करने, औकात है तो। वह तुम लोग से बहस के मतलब दिक्कत नहीं है। अभी मालूम है क्या, एक दो सवाल करेंगे और दो के जवाब नहीं होंगे तुम्हारे पास, नहीं होंगे, नहीं होंगे। बहस क्या करोगे तुम लोग? दो सवाल के जवाब नहीं होंगे। चलो एक आदमी को जोड़ूंगा, एक आदमी को जोड़ूंगा जिसकी हिम्मत है, बताए। मैं ऑन करता हूं, अभी औकात पता चल जा रही। देखो कैसे भागेंगे, सबको सब देख लो। 250 लोग यहां हो, सबके सब देखो कैसे भागेंगे ये। चलो मैंने रिक्वेस्ट ऑन कर दी है, चलो रिक्वेस्ट भेजो। एक एमआईएम के किसी भी आदमी को मैं जोड़ूंगा, लाओ, आओ सामने आओ। अभी पता चल जाता है तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है, हकीकत क्या है, पता चल जाएगी। चलो लाओ, आओ, कमान आ जाओ। अभी पता चल जाता है तुम हो कौन। आओ, रिक्वेस्ट ऑन कर दिया है। जिस भी एमआईएम के सपोर्टर की हिम्मत है बहस करने की, कमान कमान आ जाओ, मैदान खुला हुआ है, भागना मत। जंग के मैदान से भागने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। हिम्मत है तो आओ, आओ। है किसमें हिम्मत बताओ, कमान। एक रिक्वेस्ट नहीं आई मेरे पास, एक रिक्वेस्ट नहीं आई। कहो तो फोटो खींच के भेज के दिखा दूं, एक रिक्वेस्ट नहीं आई अभी तक। आ जाओ, है हिम्मत तो आओ, है, आओ भाई, कोई आ जाओ, है कोई, आओ भाई। एक रिक्वेस्ट आई, दो आई। दिग्विजय सिंह, अरबाज खान। पहले ये बता दो तुम में से ओवैसी का कौन सा है समर्थक? तुम में से चलो मैं किसी, चलो जाहिद के आगे, चलो जोड़ता हूं। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट। चलो एक को जाहिद के कटा, चलो इमरान को जोड़ता हूं। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, दानिश शेख को जोड़ता हूं। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, वीडियो बना के दिखा देता हूं अभी कि क्या बता रहा है। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, दिग्विजय को जोड़ता हूं। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, दिखाता हूं वीडियो बना के, ताकि तुमको पता चले कि हमने जोड़ा है। और तुम्हारा उधर से कैमरा बंद है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो तुम्हारे में आ रही है। देखो मैं वीडियो बना के तुम्हें दिखाता हूं ताकि तुम्हें पता रहे, ठीक है? जरूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए। देखो जाहिद ऐड, ये देखो नीचे लिख गया, यहां पे देख लो, ठीक, यहां लिखा है, ठीक। दूसरे को जोड़ता हूं, सबको जोड़ के दिखा देता हूं। देखो ये देखो नीचे लिख गया, ठीक। ये देखो तीसरे को जोड़ता हूं, दानिश को, ये देखो नीचे लिख गया है। अब ये दिखा देता हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ऐड, ये देखो नीचे लिख गया, यहां पे देख लो, ठीक, यहां लिखा है, ठीक। दूसरे को जोड़ता हूं, सबको जोड़ के दिखा देता हूं। देखो ये देखो नीचे लिख गया, ठीक। ये देखो तीसरे को जोड़ता हूं, दानिश को, ये देखो नीचे लिख गया। जरूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए। देख लिया? चलो व्हाट्सएप कॉल कर लो, कम ऑन। व्हाट्सएप नंबर अपना लिख देता हूं, उस पर कॉल कर लो, आओ। अरे कहाँ भाग के जाओगे यार, कहाँ भाग के जाओगे भाई? व्हाट्सएप नंबर लिख दिया। जो लोग मेरा नंबर मांग रहे थे कि साले तू अपना नंबर बता, ये वो कर रहे थे, उनको भी नंबर मिल जाएगा इसी बहाने। और हमने ये नंबर पिन कर दिया। चलो व्हाट्सएप कॉल कर लो, कम ऑन, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
व्हाट्सएप कॉल पे आ जाओ। 5 मिनट और हूं, घड़ी देख के 5 मिनट और हूं, आ जाओ व्हाट्सएप कॉल पे आ जाओ, व्हाट्सएप कॉल पे आ जाओ, पता चल जाएगा। कम ऑन, आ जाओ। आओ व्हाट्सएप कॉल पे आओ, नंबर लिख दिया। तुम्हारी औकात बताना जरूरी है, कुत्तों की औकात बताना जरूरी है कि किस गली के कुत्ते हैं ये। कुत्तों के गले में जो पट्टे बंधे हैं, इन पट्टों की पहचान करना जरूरी है कि किसके पट्टे हैं इनके गले में, ये जरूरी है। सब के सब वही दिखा रहा है, नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, इसलिए व्हाट्सएप नंबर दिया है ताकि भाग के न जाने पाओ। मुझे क्या अब लाइव पे ही बात करेंगे बे, अब लाइव पे ही बात करेंगे। है हिम्मत तो व्हाट्सएप कॉल कर, व्हाट्सएप पे कोई बहाना नहीं चलेगा कि कनेक्ट नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं। आ जाओ, आ जाओ। आओ, एक किसी ने नंबर सेव किया है मेरा, लेकिन अपने नाम से आईडी भी नहीं बनाते हैं लोग। कंट्रोवर्सी की वजह यही है भाई, यही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को कहते हुए फौरन मां बहन की गालियां देने वाले यही मुसलमान हैं, जिनकी वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। चलो, एक आया है कोई। हाँ भाई, नाम बताओ अपना। मैं जाहिद शेख बात कर रहा हूँ। जाहिद शेख बात कर रहे हो, कहाँ से हो? से बात कर रहा हूँ। एमआईएम का पूरा नाम बताओ। एमआईएम जो पार्टी है वैसे ही पूरा नाम बताओ। एमआईएम का पूरा नाम बताओ। एमआईएम का मैं एमआईएम का कार्यकर्ता हूँ, मुस्लिमीन का कार्यकर्ता हूँ। किसके किसके रिपीट करो, किसके किसके समर्थक हो? किसके समर्थक हो? मैं हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम का कार्यकर्ता हूँ। इस तरीके से तुम हो। नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ पार्टी का पूरा नाम बताओ पहले। ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन। हाँ, एक मिनट, नहीं, रुक जाओ, बहस हो, जैसे बात होती है ना, बात करेंगे, चिंता ना करो। इसका मतलब बताओ। ऑल इंडिया नहीं, मैं भी से बात कर रहा हूँ। क्या? नहीं, नाम बताओ, इसके मायने भाई, इसके मायने बता दो, पार्टी के नाम के मायने, उसके समर्थक हो ना, पार्टी के मायने बता दो नाम के। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब बताओ। मेरी बात बताओ, तुम अपने नाम के आगे सैयद लगा रहे हो। फिर वही बात, ना, कहाँ पहुंच गए? अच्छा, क्यों शर्मानी चाहिए? क्यों क्यों शर्मानी चाहिए मुझे? ये कौन सी बात है बताओ? मुसलमान हो तुम, कौन सा मतलब कौन बात हुई? कौन सी बात पूछ नहीं, तुम कह रहे हो ये कौन सी बात हुई? कौन सी बात मतलब कौन सी बात हुई? तुम पूछ रहे हो ये कौन सी बात हुई मतलब क्या? तुम जो गाली दे रहे हो, अगर तुम्हें कोई गाली दे, हम गाली दे रहे हैं? हम ठीक है, हमने क्या गाली दी? हमने क्या गाली दी? हमने क्या गाली दी? नहीं, तुम क्या, तुम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो एमआईएम को? एमआईएम को रिप्रेजेंट करने आए हो ना? जी बिल्कुल। तो फिर चुप रहना, फिर सवाल के जवाब देना, फिर बकवास नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ मत पूछना, तुम क्या कर रहे हो वो बताना। तुम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब बताओ। मैं तो बता रहा हूँ, तो पता है ओ मेरे भाई, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब बताओ। बस ये बताओ, मैं बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, बताओ।
अरे मैं बताता हूँ, इत्तेहाद का मतलब होता है इकट्ठा, एकजुटता। एक हो उसका माना होता है मुस्लिम का माना। इत्तेहाद का मतलब है एकजुटता, इत्तेहाद का मतलब है एकजुटता, ठीक। मुस्लिमीन का मतलब माना पता ही है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे को कुछ नहीं पता है, नहीं नहीं हमारे को नहीं पता है। मुस्लिमीन का मतलब बताओ। मैं तो मुस्लिमीन का तो बता रहा हूँ, मुसलमान है, मुसलमान है। जो अच्छे सोच। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिमीन का मतलब बताओ। ए हेलो हीरो, ज्यादा नौटंकी नहीं, मुस्लिमीन का मतलब बताओ कुरान से, कुरान से बताओ मुस्लिमीन का मतलब। बकवास मत करना, अपनी राजनीतिक पार्टी के कुत्ते बन के आए होगे। मुस्लिमीन का मतलब बताओ यहाँ पे। मुस्लिमीन का मतलब बताओ, बकवास नहीं, मुस्लिमीन का मतलब बताओ इनको, मुस्लिमीन का मतलब बताओ। यहाँ हजार मुसलमान सुन रहे हैं, बताओ तुम। क्या होता है मैं बता तो रहा हूँ। मुस्लिमीन मुसलमान के माने क्या होता है बता रहा हूँ, ठीक है। मुसलमान उसको बोलते हैं जिसके पास ईमान होता है, जो सच्चा होता है, जो हमदर्द होता है, जो किसी को गाली नहीं देता, न किसी से गाली सुनता है, जो परहेजगार होता है, उसको मुस्लिमीन और मुसलमान बोलते हैं। मुस्लिमीन इसी बोलते हैं ना, यानी कि उसमें हिंदू नहीं आते हैं ना, मुसलमान आते हैं ना। अरे भाई अर्तुगरुल गाजी में जो अभी भाड़ में गया अर्तुगरुल गाजी, ओ भाई भाड़ में गया तुम्हारा अर्तुगरुल गाजी, भाड़ में गया तुम्हारा अर्तुगरुल गाजी। हमसे पहले सुनो, मुस्लिमीन मुसलमान होता है ना, मुस्लिमीन मुसलमान होता है, यस और नो, मुसलमान होता है मुस्लिमीन या नहीं? उस्मानिया के जिसने नहीं, हमको ये तुम ना बताओ, हमको मुस्लिमीन का मतलब बताओ। तुम उस्मानिया तक ना पहुंचो, अर्तुगरुल गाजी। अरे भाई नौटंकी किसी और से करना। मुस्लिमीन का मतलब मुसलमान है, तो देश के हिंदू कहाँ गए? उनको एकजुटता क्यों नहीं कर रहे उनके साथ तुम? चल रहा डिबेट है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम गाजी को तुम कह रहे हो कि वो भाड़ में जाए। ओ भाई मुझे शर्म आनी चाहिए, मैंने अर्तुगरुल गाजी को कह दिया। मुझे शर्म आनी चाहिए, मैंने इसके बाप ओवैसी को कह दिया। मुझे शर्म ये नहीं बता पा रहा है कि आखिरकार मुस्लिमीन का मतलब मुसलमान होता है। और जब इत्तेहाद मुसलमान की बात कर दी जा रही है, तो देश के बाकी आदमी के इत्तेहाद की बात क्यों नहीं की जा रही है? सिर्फ मुसलमान को इत्तेहाद करने की बात क्यों की जा रही है यहाँ पर? मतलब ये सीधे सीधे कि सिर्फ मुसलमान को इत्तेहाद करना है मुसलमान के साथ, हिंदू के क्यों नहीं? तो फिर राष्ट्रभक्त कैसे हो गए तुम? सिर्फ मुसलमान को इत्तेहाद करने की बात कैसे करें? अरे भाई जाके सीख लो, जाके अरबी अल्फाजों के मायने सीख लो। सर पे टोपी लगा लेने से मुसलमान नहीं बनता है कोई। सुनो, ओवैसी आवाज उठाता है जब 3 तलाक का मामला हो। ओ भाई मेरी बातों का जवाब ना दे पाओ, जब मेरी बातों का जवाब न दे पाओ, तो अर्तुगरुल गाजी पे और उस्मानिया पे और 3 तलाक पे ना जाओ। पहले ये बता दो कि मुस्लिमीन का मतलब मुसलमान होता है या नहीं, ये बता दो। बताओ तुम मीनिंग, अगर मैं मीनिंग बताऊं तुम ओवैसी को बाप मानोगे? अगर मैं मीनिंग नहीं, वो तुम्हारा बाप है। नहीं, वो तुम्हारा बाप, मैं बाप नहीं मानूंगा, मैं बाप नहीं मानूंगा। बाप तुम मानो, वो तुम्हारा बाप है डुप्लीकेट वाला, मेरा नहीं हो सकता वो। ना, हम कुत्तों को बाप नहीं बनाया करते। बाप एक है, मैं एक बाप की औलाद हूं, 2 बाप की औलाद नहीं हूं। तुम 2 बाप की औलाद हो, एक नेता के, एक असली बाप के। मुझे ये बताओ कि बहस करने आए हो ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तुम मुझे बताओ मुस्लिमीन का मतलब मुसलमान होता है या नहीं, ये बताओ। एक चीज मैं तो बता रहा हूँ, मुस्लिमीन और मुसलमान का माना तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तुम अपनी वीडियो में, तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओ भाई तुम क्या रिकॉर्ड करोगे? यहाँ चल रही है, तुम क्या रिकॉर्ड करोगे? यहाँ ऑलरेडी चल रही है, तुम क्या रिकॉर्ड करोगे यार? यहाँ ऑलरेडी चल रही है। मुझे ये बता दो, मुस्लिमीन का मतलब मुसलमान होता है या नहीं? मुसलमान होता है या नहीं, यस और नो? आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, देखना। अबे तू क्या यहाँ बहस करने आया? फिर जब तुझे पता नहीं है तो मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूँ, तू क्या झक मारने आया है यहाँ? तू क्या करने आया है फिर यहाँ? जाहिल साले गमार, जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो, जाके अर्तुगरुल गाजी देख लो, जाके उस्मानिया देख लो, जाहिल कहीं के। मुस्लिमीन के मतलब जब मुसलमान होता है, मुसलमान का मतलब जब कलमा पढ़ने वाला होता है, तो बाबाजी कहां गए सब? हिंदू नहीं है उसमें क्या? फिर एकता की बात कैसे हो गई? इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों है, आलमीन क्यों नहीं है? बात करते हो, हमसे ज्यादा टकराने कोशिश मत क्या करो। और ये अर्तुगरुल गाजी और टीवी चैनल के ड्रामे जो हैं, ड्रामे अपने तक रखा करो। ये अर्तुगरुल गाजी और ये वो दुनिया तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। ये सब ड्रामे देख करके आएंगे टीवी पे, उसके बाद इस्लामिक बन जाएंगे फौरन। ये ड्रामे देख देख करके आएंगे बहस करने, इनकी इतनी औकात हो गई है। अर्तुगरुल गाजी देख लो, उस्मानिया देख लो, ये देख करके जाके बहस करेंगे। ये जिनको ये ना पता हो कि मुस्लिमीन क्या है, वो बहस करने आए हैं। कहां कहां से चले आते हैं गधे। अपने बाप का फोटो लगाए हैं, कोई अकबर का, कोई असद का।
असली बाप का फोटो लगाने की जिनकी औकात नहीं है, अपनी औकात छुपा के चलते हैं, वो बहस करेंगे। हद कर दिया यार गधों ने। अबे जाकर के अपने बापों को लेके आओ, जिनको तमीज हो कोई चीज के। सर पे टोपी लगा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। मुसलमान के मायने पता है? कितना ईमान है तुम्हारे पास? बड़े आए हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों को इत्तेहाद में लाएंगे। ये आएंगे, ये अरतगुल गाजी बनेंगे। जाहिल के बस्ती में रहने वाले पूरे जाहिल के ठेकेदार कहीं के। एक जाहिल को अपना भगवान, अपना आका मान लिया है, चल पड़े हैं उसके पीछे लंगरूट कुत्ते। मां बहन की गालियां देने वाले इस्लाम सिखाने आए हैं। लगातार कमेंट्स में मां बहन की गालियां लिख रहे हैं और ये इस्लाम सिखाने आए हैं हमको। ये अरतगुल गाजी और उस्मानिया का इस्लाम लेके आए हैं यहां पे। आज भूल गए नबी को। आज नबी इनको नहीं याद आए क्या? मां बहन किसी को गाली दे रहे हैं, नबी की सुन्नत नहीं है ये। आज नबी की सुन्नत नहीं याद आई इनको। आज माफ करना नहीं सीखे। बात करते हो ये दोगलापन किसी और से करना जाके। औकात ना हुआ करे तो अपने बाप को लेके आया करो बहस करने के लिए। तुम्हारी औकात नहीं है बहस करने की। जिसको ये ना पता हो कि मुस्लिमीन क्या है, वो आए हैं पूरे देश को एकता बनाने, पूरे देश में वो भाईचारा लाएंगे। जाहिल कहीं के गंवार। देख लो, जितने कट्टर इस्लामिक पाए जाएंगे सब एमआईएम के समर्थक हैं। जितने कट्टर इस्लामिक पाए जाएंगे सब एमआईएम के समर्थक हैं। इनको देश से मतलब नहीं है, इनको देश के नागरिक से मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो अपने बाप असद ओवैसी और अकबर ओवैसी से है, बस याद रखना। गंवार कहिए। और सुन लो सब के सब, अगर तुम लोगों की औकात है तो लेके आओ अपने बाप को, किसी भी पदाधिकारी को लेके आओ, अपने पार्टी के किसी भी ऐसे नेता को लेके आओ जो नेतागिरी करता हो, जिसके पास सर्टिफिकेट हो असद ओवैसी की सिग्नेचर का। करो बहस हमसे। बात करते हैं, उसी में कुरान हदीस है, उसी में राजनीतिक पार्टी है, उसी में अरतगुल गाजी है, उसी में उस्मानिया, सब कुछ उसी में आ गया। सब कुछ उसी में आ गया। ये आए हैं बहस करने। अबे औकात देखो अपनी यार। टीवी पे ड्रामे देख के इस्लाम कबूल करने वालों, लानत है तुम पर। टीवी पे ड्रामे से इस्लाम सीखने वाले, ये इस्लाम सीखते हैं टीवी के ड्रामे से। टीवी पे कोई सीरियल आता है उससे इस्लाम सीखते हैं। ये हैं इस्लामिक। ये हैं नबी की सुन्नत पर चलने वाले जाहिल, जो बताते हैं कि हम नबी की सुन्नत पर चल रहे हैं। झूठे हैं, मक्कार हैं, देश को धोखा दे रहे हैं। ये मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। ये जो टीवी के ड्रामे से पता चलता है कि इस्लाम की तारीख क्या थी। तारीख पता है इस्लाम की तुमको? हैं? अरतगुल गाजी देख करके इस्लामिक बन गए हो हैं? वाह भाई वाह 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 रे भारत के मुसलमानों, वाह 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 वाह। सब नहीं है, सिर्फ उतने हैं जितने किसी पार्टी के समर्थक हैं, बस सिर्फ उतने हैं जो किसी पार्टी के समर्थक हैं। भैया अब जाओ और अपने बाप से कहो कि वो तुम्हारी अपनी बड़ी औलाद को भेज दे हमसे बहस करने के लिए। याद रखना, उसको इस्लाम की भी जानकारी दे देना, थोड़ी राजनीतिक भी दे देना, थोड़ी सामाजिक भी दे लेना, उसके बाद भेजना। कहीं ऐसा ना हो कि उसको अरतगुल गाजी से सीखना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको उस्मानिया से सीखना पड़ जाए, ड्रामे से सीखना पड़ जाए, पाकिस्तानी ड्रामे से सीखना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो, पाकिस्तान के एक ड्रामे से सीखना पड़ जाए इस्लाम। कहीं ऐसा आदमी ना आ जाए बहस करने। याद रखना, अगर औकात है ना, कुरान हदीस पे बात कर सकते हो ना, तो आओ, है हिम्मत। चलो राजनीतिक पे बात कर सकते हो, राजनीति पे कर सकते हो, आओ। समाज पे बात कर सकते हो, आओ। मगर ये हमको टीवी सीरियल के ऊपर न ले जाना, उसकी कोई औकात नहीं समझते हैं। टीवी सीरियल पे जो दिखा दिया जाता है वो ड्रामे हैं। तुमको पता है ड्रामा कहा जाता है? तुमको पता है? सर्च करना गूगल पे कि अरतगुल गाजी को पाकिस्तान में क्या कहता है। ड्रामा कहा जाता है। टीवी ड्रामा, गधों, ड्रामा है वो, जाहिलों, ड्रामा है वो। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, जो इस्लाम की तारीख ना पता हो तुमको। लानत है तुम पर। ऐसे इस्लामिक होने क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे इस्लामिक होने की? बड़े इस्लामिक बने फिरते हो और तुमको तारीख सीखनी पड़ रही है अरतगुल गाजी से, एक पाकिस्तानी ड्रामे से। लानत है तुम पर, लानत तुम पर। क्या हुई हदीसें सारी? एक से एक हदीसें थी, कहां गई सारी हदीसें तुम्हारी? पढ़ लिया सारी हदीसें, खत्म हो गई सारी हदीसें, पढ़ लिया कुरान तुमने, पता चल गया इस्लाम क्या है। वाह रे वाह। अफसोस, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा, जिसको इस्लाम की तारीख और इस्लाम के बारे में पता ना हो और वो अपने आप को इस्लामिक कहता हो। ऐसे ही लोग टेररिस्ट बनते हैं। उनको पता ही नहीं है असल में इस्लाम है क्या, इस्लाम सिखाता क्या है, इस्लाम बताता क्या है। उनको तो ये पता है कि टीवी ड्रामे पे जो कुछ आया वही इस्लाम है, बस।
बस वही है, सिर्फ वही इस्लाम है जो पाकिस्तानी ड्रामे में दिखाया गया है, वही है। देखो, देख लो इनको। सही जा रहे हो, बहुत सही। अब सही वे पकड़ा है तुम लोगों ने। हाँ, मैं तो चूतिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूं, ठीक है। लेकिन तुम क्या हो पता चल गया। एक नेता के चक्कर में तुम सब मर गए, तुम सब मर गए, कुछ नहीं जान पाए। लानत है तुम पर। तुम ऐसे मुसलमान पर लानत है जिसे पाकिस्तान के एक ड्रामे से इस्लाम सीखना पड़ जाए। लानत है ऐसे किसी भी मुसलमान पे जो किसी पाकिस्तानी ड्रामे से सीखे कि हमारी तारीख क्या है। वाह भाई वाह। दरअसल यह सच है कि सबसे ज्यादा जाहिल मुसलमान भारत के मुसलमान है। हाँ, पाकिस्तान का है, मुझे पता है, चांद अब्बासी, मुझे पता है कि वो तुर्की का है, लेकिन पाकिस्तान में अगर तुर्की का होता तो समझ भी ना पाते। लेकिन वो तुर्की लैंग्वेज में नहीं है, जो भारत के लोग देख रहे हैं वो तुर्की लैंग्वेज में नहीं देख रहे हैं। वो पाकिस्तान ने अपने हिसाब से तर्जुमा भी किया है, ये भी याद रखना, ठीक है। वो तुर्की जो बोले हैं वो अलग चीज है, अब इन्होंने अपने हिसाब से तर्जुमा किया है, ठीक। अब ये पाकिस्तानी हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान उर्दू जबान में पाकिस्तानी ने समझाया है हिंदुस्तानियों को, वरना तुर्की में नहीं समझ में आता। तो ये इसलिए पाकिस्तानी कह रहा हूं, बात को समझो। मुझे पता है वो तुर्की है, लेकिन वो तुर्की होते हुए पाकिस्तानी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उर्दू में पाकिस्तानी ने ही डबिंग की है। तो अब पाकिस्तानी उसमें जो बोलेंगे वही तारीख है। पाकिस्तान के मुसलमान ड्रामेबाज, सॉरी मुसलमान नहीं, पाकिस्तान के ड्रामेबाज, पाकिस्तान के ड्रामेबाज जो बोले हैं वो तारीख है इस्लाम की। वाह वाह भाई, मैं नहीं मानता हूं तुम्हारे इस घटिया लॉजिक को, मैं नहीं मानता हूं। हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है, ये ड्रामे देखने की जरूरत नहीं है, याद रखना, ठीक। जाओ मजे करो।